नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। पेपर शेयर आज फोकस में है। पावरफुल परफॉर्मेंस उन्होंने आज दिखाया है। क्या वजह रही इस खराब बाजार में भी जोरदार तेजी की, समझेंगे और क्या करना चाहिए आगे, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। पाम तेल जो है कमोडिटी मार्केट में वो कुछ दबाव बना रहा है। करीब 7% तक की गिरावट वहां देखने को मिली, लेकिन एफएमसीजी शेयरों को उससे सहारा मिला। क्या करेंगे आगे, पूछेंगे एक्सपर्ट से और साथ ही साथ पूछेंगे कल के लिए कुछ दमदार ट्रेड आज भी। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। आज निफ्टी करीब 90 अंक गिरकर 16,000 के अहम स्तर के नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स में करीब 372 अंकों की गिरावट दिखी। निफ्टी बैंक 300 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। लेकिन पाम तेल में 7% की गिरावट से सुस्त बाजार में भी एफएमसीजी शेयरों में हमने जोश देखा। HUL, गोदरेज कंज्यूमर और नेस्ले में अच्छी मजबूती दिखी। बाजार में दिन भर और क्या एक्शन रहा, पूरे एनालिसिस के साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो आज बाजार में बेहद टाइट रेंज में कामकाज देखने को मिला और ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कंसर्न है ही और यूएस इन्फ्लेशन डेटा से ठीक पहले बाजार में कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए जरूर नजर आए। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी ज्यादा देखने को मिले। दिन भर बाजार को संभालने का काम HUL, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, स्टील, ITC जैसे स्टॉक्स ने किया। वहीं HDFC ट्विंस की अगर बात करें, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक में कमजोरी छाई हुई दिखी और कह सकते सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड की तरफ से आते हुए दिखे, जिसके चलते बाजार में कमजोरी देखने को मिली। वहीं ICICI बैंक, रिलायंस, TCS जैसे काउंटर्स भी थे जो कि लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव ही देख रहे थे। ऐसे में FMCG स्पेस की अगर बात करें, आज FMCG स्टॉक्स काफी एक्शन में थे क्योंकि पाम ऑयल में 7% का डाउनफॉल देखने को मिला और इसका ठीक इंपैक्ट जो है FMCG को एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला, जिसके चलते HUL, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखा। केयर रेटिंग्स एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट थी। बायबैक को लेकर कंपनी के बोर्ड ने ऐलान किया 20 जुलाई को कंपनी बायबैक को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है, जिसमें ऐलान होता हुआ दिख सकता है। इस खबर के बाद ही केयर रेटिंग में मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आए। 18% की तेजी आज में स्टॉक में हमने देखी। मजबूती के साथ ही स्टॉक ने क्लोजिंग भी दिखाई। क्रूड में जो करेक्शन या डाउनफॉल आया, उसका इंपैक्ट पेंट स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिला। ऑफकोर्स इसी रिजल्ट से पहले एक मूवमेंट यहां पर नजर आया। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी इंपैक्ट आज के सत्र में देखने को मिला। इसके अलावा मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक काफी हद तक देखने को मिला और इनफैक्ट मिड कैप एक समय वैसा भी था जो कि निफ्टी के मुकाबले ज्यादा परफॉर्मेंस जो है बेहतर दिखा रहा था। और आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्लीन साइंस, ऑरोबिंदो फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, लॉरस लैब्स जैसे काउंटर्स में देखने को मिले, जहां पर हरे निशान के साथ मजबूती यहां पर बिल्कुल दिखी। वहीं टॉप गेनर्स की बात करें, FMCG स्पेस, फार्मा स्पेस में तो मजबूती थी, लेकिन मेटल स्पेस भी स्लो एंड इवेंचुअल इंपैक्ट, लेकिन अब बिल्कुल तेजी पकड़ते हुए आज के सत्र में मेटल स्पेस में भी अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक बाजार था। स्टॉक्स कई सारे थे जिन्होंने एक्शन दिखाया, लेकिन इंडेक्सेस की अगर बात करें या मूड माहौल की बात करें तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स थे, जिसके चलते बाजार में एक कॉशियस ट्रेंड आज दिन भर देखने को मिला। क्लोजिंग भी लाल निशान के साथ हुई। बिल्कुल, लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई और अब देखना है कि आने वाले सेशंस में किस तरह का कारोबार होता है। लेकिन कल क्या करना चाहिए और क्या मूड रह सकता है बाजार का, जानते हैं दो खास मेहमानों से। आस्था जैन और नितिलेश पावस्कर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नितिलेश, काफी दिन तक संभाल के रखा निफ्टी ने 16,000 का लेवल, 16,200 के ऊपर भी क्लोजिंग देखी एक दो दिन हमने पहले, लेकिन अब आखिरकार एक बार फिर वो टूट गया है। क्या माने, अब यहाँ से जो ट्रेंड है वो वापस नेगेटिव हो गया है? सर, अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो ऊपर में एक पैटर्न, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं वही चार्ट को एनालाइज कर रहा था निफ्टी के, तो ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे जो गैप पेंडिंग था 16,200 से लेके 16,160 के आसपास, वो गैप फिलअप भी हो चुका है। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है और अभी एक बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन भी बन चुका है उसमें। अगर मार्केट 16,120 या फिर 140 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने में नाकाम रहता है तो हम लोग फिर से 15,950 का लेवल अगर ब्रेक कर देंगे तो हम लोग 15,660 से लेके 15,440 ये लेवल फिर से देख सकते। रेंज में काफी बड़ी दे रहा हूं क्योंकि मोमेंटम भी फास्ट आएगा इस बार, क्योंकि कल जो मैं शो कर रहा था मॉर्निंग में, वहां पे भी मैंने एक बिकवाली का ही कॉल दिया था
16,150 से लेके 16,200 इस रेंज में अगर मार्केट जाता है तो हमें बिकवाली करके जाना है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही से रिवर्सल देना चालू किया है। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल होंगे वो होंगे 15,950 से लेके 15,870। इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो फिर से हम लोग 300 से 600 पॉइंट का एक डाउनसाइड मोमेंटम निफ्टी में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर माहौल यानी खराब होता हुआ ही दिखाई दे रहा है और आपके सामने एक ताज़ा खबर ये कि जून में यूएस के रिटेल महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था। 9% से ऊपर का आंकड़ा आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर 8.5%, 8.8% तक का आंकड़ा ऐसा था जो बाजार ने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रखा था, वो फैक्टर्ड इन था, लेकिन 9% से ऊपर की ऊंचा जो है गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही थी। इस समय अगर आप नोटिस करें कि जो यूएस के ये है डाउ फ्यूचर्स जो है वो उनमें हमने देखा धीरे धीरे गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। अब आज ये ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 9% के 9.1% रिटेल महंगाई का आंकड़ा आया है। आज था एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर इन्फ्लेशन था, न सिर्फ हमारा बल्कि ग्लोबल भी, क्योंकि चिंता इस बात की थी कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यूएस में तो उसके कारण जो रिसेशन का रिस्क है, जो मंदी का रिस्क है वो बढ़ जाता है। 9% से ऊपर का आंकड़ा आया है यूएस इन्फ्लेशन का, 9.1। कैसे आप रीड करेंगी इसे? इवनिंग सौमित्रा, देखिए ये आंकड़ा जो है वाकई में ये थोड़ा सा यहाँ पे देखे तो एक नेगेटिव साइड पे ही आया है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आंकड़ा आता है तो चांसेस काफी स्ट्रांग होते हैं यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के। और उसी वजह से हमने देखा, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं ये चीजें पहले से पता चल जाती है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ समय में जो बयान भी आ रहा है वहां से, तो वो बयान यही दिखा रहे थे कि इन्फ्लेशन यहाँ पे रेड हॉट आने की उम्मीद है, इस तरह के बयान निकल के आ रहे थे। तो उसी की तर्ज पे इन्फ्लेशन आया है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा अभी नेगेटिवली प्ले करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक के यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। दूसरी तरफ जॉब्स डेटा भी देखे तो वो भी अच्छा खासा ही आ रहा है। तो लगता है कि फेड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा उसका क्वांटम थोड़ा सा अच्छा खासा हो सकता है, और उसी के चलते एक फॉल हमने देखा है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से ये फॉल और अभी गहराएगा। आज किस तरह से यूएस मार्केट रिएक्ट करते हैं, एक नजर उस पर रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से वहां अगर गिरावट आती है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये जो गिरावट आई है ये एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर कच्चा तेल जो है वो 100 के नीचे पहुँच गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आपको याद होगा कि पिछले 1-2 सेशन में 100-102 के आसपास था, 100 के नीचे गया डॉलर के, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई थी। अब $98 के आसपास WTI क्रूड पहुँच गया है और यहाँ पर भी हम कुछ गिरावट आते देख रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स में 200 पॉइंट तक का जो है दबाव को मिल रहा है अब, जो पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहे थे। लेकिन ये जो आंकड़ा आपके सामने अभी आया है यूएस में रिटेल महंगाई का, ये एक चिंता की बात निकल कर आती है। देखना होगा कि किस तरह से और डिटेल्स समझ में आते हैं, कौन से वो सेगमेंट्स हैं, स्पेस है जहां पर जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। उसके बाद शायद और समझ में आएगा डिटेल। यूएस मार्केट जाहिर तौर पर कमजोरी के साथ ही आज ट्रेड करते दिखाई देंगे। लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आस्था आपसे, उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे, और वो ये कि जिस तरह से क्रूड हमने देखा है गिरते हुए अपने ऊपरी स्तरों से, और रुपया जिस तरह से मजबूत होता जा रहा है, माफ कीजिए कमजोर होता जा रहा है, भारतीय बाजारों के लिए इसका क्या मतलब है? क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां भी हैं वो नतीजों की वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं। आईटी सबसे बड़ा एग्जांपल उसके सामने है। कैसे इसको अब एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इन खबरों को जो है प्ले करना चाहिए? देखिए, एक तरह से जो रुपये की गिरावट है उसका जो असर मेनली आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, जैसे आईटी हो, फार्मा, हम इनमें देखते हैं। लेकिन आईटी के अपने खुद के यहाँ पे जिस तरह से ईबीआईटी मार्जिन, स्पेशली अगर मैं वहां पे बात करूं तो हमें एक दबाव देखने को मिल रहा है, और बॉटम लाइन भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स पे प्रेशराइज हो रही है। आज भी मेरे हिसाब से माइंट्री की जो नतीजे आ चुके हैं उन्हें मैं थोड़ा देख रही थी, तो वहां पे मुझे लग रहा था कि टॉप लाइन बहुत अच्छी आई, एबिटा अच्छा है, लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ा सा प्रेशर है। तो ये जो वेज हाइक हुई है, एट्रिशन कॉस्ट है, ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रही है। तो रुपये की जो वीकनेस है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑफसेट हो रही है इस तरह के जो फंडामेंटल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे रुपये की वीकनेस को लेके इन सेक्टर्स पे आएगा, और ये अपने आगे जाते हुए फंडामेंटल्स के हिसाब से ज्यादा मूव करेंगे। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में बिल्कुल हमने देखा एक नरमी बनी हुई है, और मेरे हिसाब से जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं वो सेक्टर्स पे थोड़ा सा फायदा हो सकता है, जैसे कि हमारा पेंट इंडस्ट्री है, हमारी रबर इंडस्ट्री
तो वहां पे हम देख सकते हैं थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट अभी भी थोड़े से यहाँ पे वीक बने हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट है वो तो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा है, जो कि एक डैम्पनर के तौर पे काम कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये है मैक्रो पिक्चर आपके सामने इस समय। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से खराब आया है। 9.1% पर यहाँ पर यूएस की रिटेल महंगाई बताई जा रही है, और साथ ही साथ जो इस समय डाउ फ्यूचर्स है वो करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन भारतीय बाजारों में हमने देखा कि आज एक स्पेस था जहाँ पर कमजोरी के बीच भी अच्छा कारोबार हो रहा था, वो था एफएमसीजी। यहाँ पर पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो 7% तक गिरी, उसके बाद कुछ रिकवर हुई। 5% की गिरावट हमने उनमें देखी शाम के सत्र में। लेकिन क्या वजह रही इस गिरावट की? मेरे साथ विश्वमोहन जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, इतनी ज्यादा गिरावट पाम तेल के दामों में किस वजह से हो रही है? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं गिरावट की वजह की। अगर हम अप्रैल की 7100 रिंगिट के आसपास मलेशियन पाम फ्यूचर ट्रेड कर रहा था, वहां से देखो तो करीब करीब भाव 46% तक नीचे आ चुका है। 3840 रिंगिट के आसपास मलेशियन पाम फ्यूचर आ चुका है। महीने भर में 33% तक गिरावट आ चुकी है। जिस तरह से मलेशिया में उत्पादन लगातार बढ़ रहे हैं, स्टॉक वहां पर 7 महीने की ऊंचाई पर है। उत्पादन भी करीब करीब 2021 के नवंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा दिया गया है और इंडोनेशिया अब एक्सपोर्ट लेवी और कम करने पर विचार कर रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की सप्लाई को बढ़ाएंगे, और यही वजह है कि पाम तेल की कीमतें लगातार गिर रही है। दूसरी तरफ चीन को लेकर, चीन में जिस तरह से नए सिरे से कोरोना की पाबंदियां आ गई हैं, उससे लग रहा है कि वहां से डिमांड कम होगी, उससे भी कीमतों पर दबाव बना है। अब बात करते हैं फायदे की। अगर फायदे की बात करें तो एफएमसीजी कंपनियों को सबसे ज़्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि उनका एक मेजर इनपुट कॉस्ट पाम तेल में भी जाता है। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हो, पैकेज फूड्स हो, फिर कॉस्मेटिक हो या फिर हेयर केयर हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाम तेल का इस्तेमाल होता है। तो HUL हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, गोदरेज कंज्यूमर्स हो, तमाम ऐसे शेयरों को फ़ायदा होगा। हालांकि जो एडिबल ऑयल कंपनियां, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं होंगे, क्योंकि अगर दाम कम होने पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ती, कि कुछ हद तक डिमांड ये इन इलास्टिक डिमांड होती है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन FMCG कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, मार्जिन फ्रंट पर भी और वॉल्यूम फ्रंट पर भी, दोनों ही फ्रंट पर इनके लिए अच्छी खबर है। जी, एफएमसीजी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। नितिलेश, अगर आज आपने देखे हो HUL के चार्ट, स्टॉक तो करीब करीब 2% ऊपर बंद हुआ खराब बाजार में भी। लगता है कि मोमेंटम बना रहेगा? जी सर, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितना भी हो सके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर दो, क्योंकि देखो मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक्स भी गिरेंगे, लेकिन इन स्टॉक को वॉच लिस्ट में आप रखना। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तब आई थिंक HUL का जो काउंटर था वो 2200 के आसपास था, और वहां पे आपने ही कहा था यहाँ से कुछ मोमेंटम आ सकता है, और ऑलमोस्ट वो स्टॉक 15 या फिर 12% HUL चल चुका है। तो अभी वेट एंड वॉच करे। ITC मेरा फेवरेट स्टॉक होगा, उसको मैं नीचे में लेना पसंद करूंगा, अगर 260 से लेके 265 इस रेंज में आता है। और HUL का जो काउंटर है वो थोड़ा सा मैं और नीचे देखूंगा, 2250 से लेके 2200 इस रेंज में, क्योंकि देखो मार्केट गिरेगा तो ये सब चीजें गिरने वाली है। तो नीचे में जितना ले सकते हो उतना नीचे में लिया जाए। ओके, तो निचले स्तरों पर लेंगे तो बेहतर है। जितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं HUL में वो कर लीजिए। ITC लेकिन एक स्टॉक होगा जो पसंद आ रहा होगा, या पसंद आ रहा है यहाँ नितिलेश को। एक और स्पेस जो आज फोकस में था वो था पेपर शेयरों का। DGFT के इंपोर्ट पर फोकस घटाने के कदम से पेपर शेयरों में हमने देखा कि 2 से 4% तक की तेजी देखने को मिली। शरद मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर और डिटेल्स के साथ। शरद, बताइए। पेपर शेयरों में जो है आज जो बज़ हो रहा है और अच्छी वॉल्यूम से बाइंग भी देखने मिल रही है। तो अहम ट्रिगर्स मैं बता देता हूँ पेपर इंडेक्स के जो रिसेंट में आए हैं। यहाँ पे DGFT ने जो है अमेंड कर दिया है इंपोर्ट पॉलिसी मेजर पेपर प्रोडक्ट्स को लेके, और इस पे जो फोकस रहने वाले कि इंपोर्ट्स पे जो है डिपेंडेंस थोड़ी कम होगी, और ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहेगा इंपोर्टर्स के लिए। दूसरा अहम ट्रिगर ऑफ कोर्स है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो बैन हुई है 1 जुलाई से, उस पर बेनिफिशियरी रहेगा आपके पेपर के शेयरों पे। और लास्टली जो है जितने भी इंपोर्ट्स आने वाले 1 अक्टूबर के बाद सबको जो है रजिस्टर करना होगा आपके पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी के अंदर। तो इसके कारण देख सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में पेपर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने मिल रहा है। और इसके अलावा जो इंडियन पेपर मार्केट की जो कंजम्पशन है उसमें देखें तो पैकेजिंग, कार्टन बोर्ड और कंटेनर, यहाँ पे लगभग 55% का टोटल कंजम्पशन होता है।
तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टाइप से रीरेटिंग कर सकता है, एनालिस्ट मान रहे हैं आपके पेपर स्टॉक्स को लेके। और अगर यही बात करें पेपर स्टॉक से रिटर्न्स की, तो एक साल में तो ऑफकोर्स 25 से लेकर 30% तक का ग्रोथ दिखा है, लेकिन जो मेजॉरिटी ग्रोथ देखने मिली है पिछले 6 महीने में दिखी है। अगर आप जेके पेपर ले लीजिए, वेस्ट कोस्ट पेपर ले लीजिए, टीएनपीएल, आंध्रा पेपर, ये सारे स्टॉक्स जो है आप देख सकते हैं लगभग 40 से लेकर 60% तक का जो है 6 महीने में एक रिटर्न्स दिए हैं निवेशकों को। आस्था 30 से 40% तक का रिटर्न दे चुके हैं पेपर शेयर, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ और स्टीम इनमें बाकी है? जी बिल्कुल, मुझे तो अभी भी यहाँ पे लगता है कि तेजी और देखने को मिल सकती है। स्पेशली मैं जेके पेपर को लेके काफी ज्यादा बुलिश हूँ। इसके एक तो कारण बताना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि कंपनी यहाँ पे 4000 करोड़ के टर्नओवर को बिल्कुल पार कर चुकी है, तो वो एक तरह से माइलस्टोन है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 15 साल में इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, अगर मैं वॉल्यूम टर्म्स की बात करूँ तो 5 गुना वॉल्यूम इन्होंने बढ़ा लिया है, नेटवर्थ 6 गुना बढ़ाया है, असेट 7 गुना बढ़ी है। ये लास्ट 15 सालों में कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हुए जा रहे हैं। जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए भी प्लांटेशन एक्टिविटीज पेपर कंपनीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके लिए प्लांटेशन एक्टिविटीज यहाँ पे लगती हैं। तो उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग की है। कंपनी का पूरा फोकस था कि अपनी बैलेंस शीट को डिलीवरेज करे, तो उसकी तरफ उन्होंने कदम भी बढ़ाए हैं। ऑल्दो लास्ट 2 सालों में देखे तो थोड़ा बहुत केपेक्स भी किया हुआ है, जिसकी वजह से डेट लेना पड़ा। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से आगे जाते हुए ये धीरे धीरे अगर कंपनी रिड्यूस करेगी तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगी। सो ऑल इन ऑल सभी पेपर कंपनियों में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो जेके पेपर है। रिजल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग पेश किए हैं। मेरे हिसाब से 320-330 के लेवल्स हमें आने वाले दिनों में ये काउंटर दिखा सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लेकिन डिप्स पे, क्योंकि हम मार्केट को थोड़ा वीक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। चलिए, तो मार्केट कुछ वीक एक्सपेक्टेशन है, यानी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उस गिरावट में अगर आपको पेपर शेयर खरीदना है तो वो है जेके पेपर, क्योंकि यहाँ पर 320-350 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। नज़रिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखें तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। निथिलेश, आज हमने देखा बैंकों में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही थी। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स अगर देखें उसके मुकाबले करीब करीब 1% बैंक निफ्टी बंद हुआ है। एचडीएफसी आज कमजोर, इंडसइंड बैंक 3.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे। क्या करना चाहिए? प्राइवेट बैंक्स में काफी जोर से यहाँ पर बिकवाली हो रही है अभी। जी सर, सेलिंग आज मैंने मॉर्निंग में क्लाइंट्स के साथ सेल कॉल जनरेट किया है बैंक निफ्टी के ऊपर, और एचडीएफसी बैंक मुझे सबसे कमजोर लग रहा है। 1400 के आसपास हमारा सेलिंग कॉल है। अगर ये काउंटर 1350 या फिर 1340 का लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो फिर इमीडिएटली बेसिस के ऊपर उसमें 1280 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बड़े चार्ट्स के ऊपर इसको देख रहा हूं तो मेरा जो नीचे में जो टारगेट बन के आ रहा है वो तकरीबन 1000 से लेके 1100 रुपए ये लेवल के मैं टारगेट देख रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डैमेज हो चुका है। और इसके साथ एक कोटक बैंक को भी ध्यान में रखे। कोटक बैंक का जो चार्ट है, अगर ये काउंटर 1720 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर देगा तो एक वीकली चार्ट के ऊपर इसमें डैमेज ना चालू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऊपर में 20 से लेके 25 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और नीचे में जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो पहला टारगेट होगा 1650 से लेके 1600। ये तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक मेरे फेवरेट कैंडिडेट होंगे सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए कैंडिडेट, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों में सेल करना है। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों में गिरावट दिखाई दे रही है, और कुछ की लेवल्स हैं जो अगर वो तोड़े, यहाँ से 20-25 पॉइंट और नीचे अगर वो स्टॉक्स आते हैं तो उसके बाद ये गिरावट गहरा सकती है। एक स्टॉक आस्था जो आज खबरों की वजह से था, बायबैक का अनाउंसमेंट आया, केयर रेटिंग्स में ये बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग स्टॉक था। 17-18% ऊपर जाकर ये स्टॉक बंद हुआ है आज के इस खराब माहौल में भी। वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे। क्या व्यू दे रहे हैं आप इस समय केयर रेटिंग्स पर? जी बिल्कुल, आज तो यहाँ पे काफी बढ़िया तेजी थी, 15% की, 476 के आसपास ये क्लोज हुआ था। बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट था उसको लेके मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव नजर आया, और इस तरह के मार्केट में भी एक थम्स अप दिया है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए केयर रेटिंग्स ठीक लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार हो सकता है वॉलेटिलिटी की वजह से अभी खरीदारी ना करें। थोड़ा गिरावट आती है तो मैं वहां पे खरीदारी करने की सलाह दूंगी, बट हाँ, केयर रेटिंग्स मुझे अभी यहाँ पे अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हमें जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो 500 के ऊपर के रहेंगे। 500 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब एक स्टॉक इतना चल चुका हो एक दिन में
तो उसको कुछ कूल ऑफ होने देने का समय देना चाहिए। तो 15% स्टॉक आज ऊपर रहा था, 17-18% तक दिन में गया था। रुकिएगा, कुछ थोड़ी गिरावट आने दीजिए, बाय ऑन डिप्स जिसे हम कहते हैं वो कीजिए, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बेहतर हो जाता है। उसके बाद 500 के ऊपर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। केयर रेटिंग आपके नज़र में रहना चाहिए, कुछ कमजोरी दिखे तो मौका चूकना नहीं है। चलिए आपको बता दें कि रिजल्ट सीजन तो चल ही रहा है। कल एसीसी के कैलेंडर ईयर 2022 के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाली हैं। इस बार एसीसी बिक्री की वॉल्यूम में बढ़त देखने है और क्या क्या उम्मीदें हैं एसीसी से इस बार, मेरी सहयोगी मानसी मेरे साथ जुड़ गई हैं बताने के लिए। मानसी बताइए। एसीसी अपने कैलेंडर ईयर के रिजल्ट्स Q2 कैलेंडर ईयर 2022 के रिजल्ट्स पेश करने जा रहा है और नतीजों की अगर बात करें, अगर बिक्री के आंकड़े को छोड़ दें, मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स जो हैं वो कमज़ोर आते हुए दिख सकते हैं। सेल्स वॉल्यूम में 8% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। वहीं वॉल्यूम्स जो हैं कुछ हद तक जो कमोडिटी कॉस्ट स्टील और सीमेंट की बढ़ती हुई दिखी है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही ब्लेंडेड रियलाइजेशन में 3% की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं। वहीं वेरिएबल कॉस्ट पर टन की अगर बात करें, यहाँ पर 44% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर दिख सकती है। वहीं फ्रेट कॉस्ट में भी 1% की बढ़त का अनुमान है और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पर टन जो है उसमें भी 20% सालाना आधार पर बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। तो क्लियरली सीमेंट कंपनियों के लिए जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है या खर्चों में बढ़ोतरी है वो क्लियरली इन नतीजों में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे को अगर देखें, यहाँ कमजोरी का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं क्योंकि फ्यूल कॉस्ट में जो लगातार बढ़त है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि कामकाजी मुनाफे पर पड़ता हुआ दिखेगा। अनुमान यही है कि 47% की गिरावट कंपनी के कामकाजी मुनाफे में पड़ती हुई दिख सकती है। अगर मार्जिन्स देखेंगे 22% से ये कुल 10.5% तक टूटते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे के फ्रंट पर 55% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। हालांकि बिक्री में 12% की बढ़त जरूर दिख सकती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक एडवांसमेंट जो देखने को मिली है ड्यूरिंग द क्वार्टर, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि सेल्स फ्रंट पर नजर आएगा। तो बिक्री को अगर छोड़ देंगे, एसीसी के नतीजे जो हैं वो कमजोर नजर आ सकते हैं। तो कमजोर नजर आ सकते हैं नतीजे, देखेंगे आपको ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले अपडेट देंगे, जैसे ही नतीजे आएंगे वैसे ही। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आस्था, और वो है इंडिगो पर। कंपनियां यहाँ पर इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो, लगातार जो है अलग अलग खबरों की वजह से फोकस में है। और आज इंडिगो की तरफ से सफाई आई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग एक जिम्मेदार एम्प्लॉयज़ हैं और अपने एम्प्लॉयर्स हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ठीक तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से पूछूं, इस समय इंडिगो पर अब क्या व्यू बनता है? ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हैं, जो मास लीव पर लोग जा रहे हैं, उसके बाद कैसा मूड मोमेंटम बन जाता है? देखिए, मोमेंटम तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में पॉजिटिव ही है और वो दर्शाता है आज के इस मार्केट में भी हमने 3% की तेजी 1738 के आसपास इसको बंद होते हुए देखा। बेसिकली देखा जाए तो अगर आपका कंपेटिटर में कुछ दिक्कत हो तो उसका एडवांटेज कंपनीज को मिलता है और वही चीज हमें इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिलेगी। जिस तरह से हम स्पाइस जेट में देख रहे थे कि कुछ दिक्कतों का दौर चालू हुआ था, कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो होने चालू हुए थे, तो इंडिगो बिल्कुल इसका एक बेनिफिशियरी होता हुआ नजर आएगा। और अब तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी यहाँ पे थोड़ी सी नरमी दिखा रही हैं, जो कि पीक हुई थी एक तरह से पिछले वाले क्वार्टर में, वो भी अब यहाँ पे नरमी दिखा रही है। तो कंपनी आगे जाते हुए यहाँ पे बढ़िया ही परफॉर्म करने वाली है। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इंडिगो पॉजिटिव ही रहने वाला है और यहाँ पे थोड़ी और तेजी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। 1800 के ऊपर के टारगेट के लिए मैं खरीदारी करने की राय दूंगी, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ। बाइंग ऑन ड्रिप्स इंडिगो पर यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह हो सकती है, लेकिन वही बात कि बाजार में कुछ कमजोरी का मूड है, जब गिरावट आए तब आप ये शेयर खरीदें। चलिए क्विकली हमारे मेहमानों से जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर कल उनका फोकस रहेगा। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। नितिलेश, आपसे करेंगे शुरुआत। बताइए 30 सेकंड में कि क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, कल कौन से स्टॉक्स पर फोकस है आपका? जी सर, 2 स्टॉक शॉर्ट कॉल होंगे। पहला जो होगा वो होगा M&M का। इसको हमें बेचना होगा 1145 से लेके 1150 इस रेंज में। 1180 का एक स्टॉप लॉस होगा और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे 1100 से लेके 1080। और दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा अडानी पोर्ट का। 728 से लेके 730 इस रेंज में बेचना है इसको। और स्टॉप लॉस जो बन के आएगा 745 का होगा और टारगेट 700 से 680। दोनों कॉल पोजिशनल बेसिस के ऊपर होंगे और दोनों के कॉल्स मैंने मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है सेम लेवल्स के ऊपर। ये अच्छी बात है कि आपने डिस्क्लेमर भी दे दिया यहाँ पर। M&M और अडानी पोर्ट, ये दोनों को सेल करके चलना है, पोजिशनल कॉल्स हैं ये दोनों। आशा, आपकी तरफ से कोई आइडियाज?
टीसीपीएल पैकेजिंग अच्छा लगता है, आज भी बहुत ज्यादा तेज था तो कल खुलते ही नहीं खरीदना है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें काम करना चाहिए और यहाँ पे जो हमें पोजिशनल, क्योंकि ये कॉल है तो यहाँ पे जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 1190 रह सकते हैं। उन्हें आने वाले 10 दिनों के लिए ये कॉल दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर भी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी टीसीपीएल पैकेजिंग में बाइंग ऑन डिप्स। आज ये स्टॉक करीब 8-8.5% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 1190 के टारगेट के लिए 10 दिन का नजरिया रखिए, आपको फायदा जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और नितिलेश, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।